AK24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल AK24 आपका खबरी को सब्सक्राइब कर लें। साक्षात्कार की कड़ी में आज पहुंचे हम विधायक निवास से, जहां पर उप प्रधान केसी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम आज उनका जन्मदिन है और हमें उनका साक्षात्कार करने का मौका मिला है। उनको हम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। तो केसी जी, सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल रहेगा कि पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र होने के साथ साथ आप उप प्रधान भी हैं। इसके अलावा आपकी और क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको नया चैनल स्टार्ट करने की आपको बधाई और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम राम देना चाहूँगा। रही बात राजनीति की, तो मैं कॉलेज टाइम में NSUI में था। उसके बाद में मैंने किसी संगठन से आगे काम नहीं किया। यहाँ परिवार पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि से था, तो इसकी कतई आवश्यकता नहीं थी कि भाई मैं किसी संगठन से जुड़ता। कार्यकर्ताओं को भी अनेक कार्यकर्ता थे जिनको पद दिया जा सकता था, इसलिए कभी संगठन से नहीं जुड़ा। तो पिछला जो चुनाव था, जो पंचायत समिति का चुनाव था, वो आपके चेहरे पर, प्रधान के चेहरे पर लड़ा गया था और जो सफिशिएंट सीटें चाहिए थी वो आ भी चुकी थी। तो किसी कारणवश से आप प्रधान नहीं बने, तो इसका क्या मलाल रहा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल भी, मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूँ। हाँ, मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ, जो भी धोखा हुआ पार्टी के साथ, उससे मैं प्रधान के चुनाव में परास्त हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें मुझे कुछ मलाल नहीं रहा, क्योंकि वो हार पूरी कांग्रेस की थी, मेरी कोई निजी नहीं थी। और कांग्रेस की टीम का मैं आज भी नेता हूँ। उसके बाद मैं उप प्रधान बना हूँ, उप प्रधान जीता हूँ। कांग्रेस फिर से अपनी मजबूती हुई है। उस जो भी गद्दार थे उनको साइड में करके उन्हें अपनी रिकवरी हमने वापस की है। आप चुनाव के वक्त शहर में दिखाई देते हैं, उसके अलावा आप जयपुर में नित्य क्रम में सेवा करते हैं। तो हमारे दर्शकों को अपना जो भी वहाँ पर नित्य क्रम रहता है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। नहीं, एक तो ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ चुनाव में दिखाई देता हूँ। जैसे शहर के अंदर जब चुनाव होते हैं तो आपको ज़्यादा देखा जाता है, उसके अलावा आपकी सेवा जयपुर में देखने को मिलती है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जयपुर में किस तरीके की सेवा सरदार शहर वासियों को मिलती है? सरदार शहर वासियों के लिए तो, अगर मैं यहाँ सरदार शहर हूँ तो भी उनके लिए वो घर के दरवाजे और वो जो पिताजी के समय से जो टीम बनी हुई है, मेरा परिवार उसी तरीके से सेवा में लगा हुआ है। आने जाने वाले के लिए हम सदैव सेवा। चिकित्सा की जो सेवाएं हैं उनके बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ, चिकित्सा के लिए बता रहा हूँ। उसमें हमने पिताजी के टाइम से, पिताजी ने एक कंपाउंडर उस समय से रखे हुए हैं, जो सीनियर कंपाउंडर हैं, OT के कंपाउंडर हैं। वो जो भी यहाँ से पेशेंट जाते हैं उनको दिखाना, और डॉक्टर जो स्पेशलाइजेशन उस बीमारी का हो उससे उनको परामर्श दिलवाना, उनकी हर तरीके से, किसी भी तरीके से जो भी मदद करनी हो उसमें। एक बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, एक आरोप आप पे लगाया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सरदार शहर में जो चिकित्सा की सुविधा है वो जानबूझकर अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि वो सुविधा अच्छी मिलने के बाद लोग वहाँ पे जयपुर नहीं जाएंगे और आपका जो सेवा का जो दिखावा है वो दिखाई नहीं देगा जनता को। इसके बारे में बताइए। हमने बहुत लोगों से सुना है, इसका जवाब दीजिए आप। आपने सुनी सुनाई बातों का कोई वैसे जवाब नहीं हुआ करता है। लेकिन जयपुर में मैंने पूज्य पिताश्री को SMS में खोया है। अगर ऐसी कोई धरती पे जगह हो कि जहाँ संपूर्ण सुविधा हो, तो वो जगह अगर आप मुझे पहले बताते तो शायद मुझे पिताजी को नहीं खोना पड़ता। हर जगह की एक सीमा होती है, उस हिसाब से आज आप अगला इंटरव्यू यहाँ डॉक्टर से, स्टाफ से, यहाँ कितना स्टाफ है, कितना डॉक्टर है, उप अस्पताल जो घोषित हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह कोई बात करता है, राजनीतिक जो आरोप होते हैं उनका मेरे हिसाब से कोई जवाब नहीं हुआ करता। जो 2023 का चुनाव है उससे पहले क्या उपजिला अस्पताल की सेवा लोगों को शुरू हो जाएगी? शुरू हो चुकी है। आप हॉस्पिटल जाइए, यहाँ का स्टाफ देखिए कितने डॉक्टर हैं, और आपको तो जो पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नाम से जो उपजिला अस्पताल में, उसकी बात कर रहा हूँ। नामकरण तो जो हो चुका, नए भवन की बात कर रहे हैं शायद आप। हाँ, भवन के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, उसमें जो भी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ बाकी है वो हो रही है, वो बन जाएगी। और आपको मैं बताऊँ, आप वहाँ हॉस्पिटल में जाके मालूम करें, अपना
हॉस्पिटल सरदार शहर का, जहां कूल्हे की हड्डी का प्रत्यारोपण सफल रूप से हो चुका है, जो अपने चूरू जिले में कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, वो सरदार शहर में हुआ है। तो आपको तो मैं इस बात की कहीं ना कहीं सरदार शहर, देखो चिकित्सा क्षेत्र के क्षेत्र में सरदार शहर में बहुत सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं, क्या ये वो सवाल उनके जायज़ हैं या नहीं, ये बताइए आप। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कूल्हे की हड्डी और जो जॉइंट ट्रांसप्लांट यहाँ हो रहा है, वो जब जिले भर के चूरू जैसे शहर में जो जिला अस्पताल है अपना, वहाँ नहीं होकर सरदार शहर में हुआ है, तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। ओपीडी आज यहाँ 1000+ की चल रही है, तो आप यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति समझ सकते हैं कि किस रूप से हॉस्पिटल अपने एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो विधायक बनने के बाद पिछले 1 महीने में कम से कम 10-15 बिजली के बारे में बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, तो बिजली की समस्याओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बिजली की क्वालिटी के हिसाब से बिजली यहाँ पुअर आई थी, क्योंकि क्वालिटी वाइज बिजली, क्योंकि जो नए कनेक्शन ट्यूबवेल वगैरह के थे वो तो प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा तुरंत कर दिए गए, लेकिन जो अपग्रेडेशन बिजली के ट्रांसफार्मरों का होना था वो नहीं हो पाया। अभी उसमें लगभग जहाँ जहाँ समस्याएँ थी 10-15 ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो चुके हैं, और समय की मांग के अनुसार और अपग्रेड होते जा रहे हैं। और इस बारे में मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को, सबको जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे चुके हैं। अभी जो ब्लॉक अध्यक्ष और देहात के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जितेंद्र सिंह राजवी और ईश्वराम जी डुड्डी, उनकी नियुक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको बधाई देना चाहूँगा और संगठन को मजबूत करें ऐसी उम्मीद रखता हूँ। जैसे जितेंद्र सिंह राजवी एक युवा चेहरा देखा गया, सीनियर कार्यकर्ता भी काफ़ी मौजूद थे, तो मैं दरकिनार तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस नियुक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ दबी आवाज़ में कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आप दबी आवाज़ में कुछ कार्यकर्ताओं के नाम बता दें तो मैं स्पष्ट रूप से अवगत हो जाऊँगा कि भाई कौन नाराज है। मेरी नज़र में ऐसे कोई कार्यकर्ता ऐसा तो आपको भी मालूम है कौन नाराज है, वो तो आपको भी मालूम है। हमने कुछ पोस्टें देखी है सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसी पोस्टें देखी है जो स्पष्ट रूप से तो सामने नहीं आ रही, लेकिन दर्शाया गया उनके द्वारा कि वो इस नियुक्ति से नाराज है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप पोस्ट के बारे में मुझे कुछ बता पाएंगे कि उस पोस्ट सोशल मीडिया पर हमने हंसराज जी की एक पोस्ट देखी थी, मिशन 2023, वो जिस दिन नियुक्ति हुई थी उसी दिन वो पोस्ट डाली गई थी, उसके बारे में आपसे पूछना है। हाँ, उन्होंने कहा था कि मिशन 2023, पर आपको ये जानना चाहिए था कि मिशन 2023 क्या है। मिशन 2023 उनका ये है कि हम संगठन को और मजबूती प्रदान करें, अगला चुनाव और अच्छे मार्जिन से। कहीं ना कहीं आप इस जवाब को दबा रहे हैं। 2023 मिशन है उन्होंने बताया था, फिर वापस उन्होंने 2 दिन बाद वापस पोस्ट डाली है, तो जो दर्शक मान लीजिए या जो जनता मान लीजिए वो थोड़ी असमंजस में है, तो इसके बारे में आप एक टिप्पणी दीजिए। नहीं, इससे मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर अपने अपने कयास है, अपने मन से कोई कयास लगा रहा है तो उसका जवाब तो मैं कैसे सोशल मीडिया के बारे में आपको हंसराज जी से बात करनी चाहिए। नहीं, सोशल मीडिया से आप अभी कुछ महीनों या कुछ सालों से शायद दूर रहे हैं। पहले आप सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी कार्यकर्ताओं की वो पूरी जनता देखती है, तो जनता उस हिसाब से कयास लगाती है। तो आपके हिसाब से मिशन 2023 कुछ और है? हाँ, मिशन 2023 निश्चित तौर से उनका यही भावना होगी। मैं तो मेरी अपने जो अपना मूल्यांकन होता है बात का, मैंने जहाँ तक सोचा इस बारे में, उनका मिशन 2023 ये है कि अगला चुनाव संगठन को और मजबूत करके और अधिक मतों से जीतेंगे। जो चिकित्सा और जो आपने बताए विकास, इसके अलावा 2023 का जो चुनाव आप लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर, कौन से विकास के कार्य आप इसके अलावा करेंगे? विकास के वोट होते हैं? विकास के वोट तो होते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि विकास के वोट होते हैं, लेकिन ऐसा है, रही बात विकास की, तो विकास के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ अभी कि जैसे बिजली की समस्या थी उनको अपग्रेड किया जा चुका है और जगह हो रहा है, काम चालू है। और रही बात आगे के चुनाव की, चुनाव हमारी सेवा के बलबूते पे ये जीते हैं, सेवा के बलबूते पे अगला जीतेंगे। आपका मिशन सेवा के बलबूते पर चुनाव जीतना है? निश्चित सेवा और हमारे जो विकास कार्य, जो जनता की आम जो प्रॉब्लम है वो तो हम दूर करते रहेंगे, उसके साथ सेवा हमारा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा सिवाय विरोध करने के। तो एक जो देखा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा या तो आपने दबा रखी है या हमें नज़र नहीं आ रही है, उप प्रधान के अलावा और क्या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी न पहले थी न अब है। रही बात दबा रखी है और आपको नज़र नहीं आ रखी है, तो अगर मैं इतना अच्छी तरीके से दबा सकता हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिसकी महत्वाकांक्षाएं होती है वो कभी न कभी कहीं न कहीं जाहिर हो ही जाती है, तो मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ केसरी जी शर्मा,
तो थोड़ा उनका परिचय मैं भी आपको दे देता हूँ कि जो मरीज़ जयपुर जाते हैं और उनके साथ जो परिजन जाते हैं, उनका संपूर्ण सरदार सर हाउस के अंदर संपूर्ण उनकी व्यवस्था, आप सेवा एक बार वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको पूरे राजस्थान के अंदर जो विधायक हैं, किसी विधायक की आवास में ऐसी आपको सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। और एक बार जब आप मरीज़ के साथ न जाकर ऐसे ही सरदार सर हाउस का एक बार आप भ्रमण करके आएंगे तो आपको वहाँ की सुविधाओं का मालूम चल जाएगा। विधायक बनना अलग बात है, सेवा करना अलग बात है। पंडित भंवरलाल शर्मा के आदर्शों पर चलते हुए उनके पुत्र सरदार सर की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम उनको आगामी भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। AK24 आपका खबरी, मैं रुस्तम खान, धन्यवाद।